हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो देखते हैं और आज हम फिर से जो है 15 नंबर के क्वेश्चन आप सभी एएनएम, स्टाफ नर्स, सीएचओ, नर्सिंग ऑफिसर, तमाम तरीक़ा के नर्सिंग फील्ड के लिए यह क्वेश्चन काफ़ी शानदार होने वाला है। जी हाँ, आप देखेंगे तो वास्तव में आपको लगेगा कि हाँ क्वेश्चन में जान है, ठीक है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन ही एग्ज़ाम में आपको पूछे जाते हैं इसी लेवल के, चाहे कोई भी हो, चाहे आप नर्सिंग ऑफिसर के एग्ज़ाम दें, चाहे आप सीएचओ का एग्ज़ाम दें या फिर आप स्टाफ नर्स का एग्ज़ाम दें। अगर इन सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा। अगर आप एएनएम के कैंडिडेट हैं, इन सारे क्वेश्चन को अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपको अपने आप में एक अलग अनुभव लगेगा कि हम कोई भी एग्ज़ाम अब क्रैक कर सकते हैं, ठीक है। तो मेरा यही मानना है कि आप लोग के लिए प्रैक्टिस डेली 15 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन लाया जाए, जिससे आप लोग का प्रैक्टिस और जो है वो बना रहे और नॉलेज बढ़ता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। कहता है हाइपोकैलेमिया ईसीजी में सबसे सामान्य परिवर्तन क्या होता है, ठीक है ना। देखिए क्या होता है कि हाइपोकैलेमिया मतलब क्या होता है, पोटेशियम का लेवल कम हो जाना, ठीक है। पोटेशियम का लेवल जब कम हो जाता है तो हमारे हार्ट का जो मूवमेंट होता है उसमें काफ़ी परिवर्तन होता है, और जब ईसीजी लेते हैं तो उसमें यू वेव जो होता है वह बढ़ा हुआ दिखेगा, ठीक है। यू वेव काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ दिखेगा, समझ गए, जब हाइपोकैलेमिया होगा तो। और यही अगर हाइपर कैलेमिया हो जाता तो हाइपर कैलेमिया में टी वेव बढ़ा हुआ रहता है, ठीक है। टी वेव बढ़ा हुआ आता है हाइपर कैलेमिया में, यानी पोटेशियम बढ़ने पर, ठीक है। चलिए आगे हैं, डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी का अर्ली साइन क्या होता है, यानी जब मरीज को डिजॉक्सिक टॉक्सिसिटी हो तो सबसे शुरुआती लक्षण क्या दिखते हैं, ठीक है। सीवियर हाइपरटेंशन, नौसिया, वोमिटिंग, हेमेटमेसिस और हाइपरथर्मिया। तो इसका राइट आंसर होता है कि नौसिया और वोमिटिंग। जैसे ही मरीज को डिजॉक्सिन आप दिए, ओवरडोज से टॉक्सिसिटी हो गया तो मरीज में सबसे शुरुआती लक्षण में वोमिटिंग यानी उल्टी होना, जी मचलना आम बात हो जाता है, ठीक है। आगे क्वेश्चन है, कहता है मेटाबॉलिक एसिडोसिस है मरीज को, ठीक है। तो शरीर के कंपनसेटरी रिस्पॉन्स क्या होती है, यानी जब मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो तो हमारा बॉडी का डिमांड जो है कैसा रिस्पॉन्स हमारा बॉडी करता है, हाइपोवेंटिलेशन, हाइपरवेंटिलेशन, ब्रेडिकार्डिया, एपनिया। तो जब बॉडी में मेटाबॉलिक एसिडोसिस होता है तो हमारा शरीर जो है हाइपर वेंटिलेशन खुद से ज़्यादा जो है श्वसन के लिए हाइपर वेंटिलेशन का काम करने लगता है, ताकि CO2 ज़्यादा छोड़ा जाए, जिससे CO2 का जो लेवल है वह बॉडी में कम सके, ठीक है। चलिए आगे है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर ICP लेवल जो है बढ़ने पर, ठीक है, ICP लेवल बढ़ने पर सबसे गंभीर संकेत इनमें से क्या माना जाता है। तो जब ICP बढ़े, ठीक है, बढ़ा हुआ हो तो उसमें गंभीर संकेत में टेकिकार्डिया, हाइपोटेंशन, डिक्रीज लेवल ऑफ कॉन्सिनेंस, इंक्रीज एपेटाइट। तो इसमें होता क्या है कि जब इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ा हो तो सबसे गंभीर संकेत में मरीज का जो कॉन्सिनेंस लेवल होता है यह जो है घटा हुआ दिखाई देता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त में कैल्शियम का स्तर कम होने पर जो है कौन सा साइन जो है दिखता है, यानी ब्लड में कैल्शियम का स्तर अगर कम हो जाए तो कौन सा साइन दिखता है। तो इसमें ऑप्शन में है कर्निंग साइन, ट्रॉसो साइन, बेवेंस्की साइन, रोमबर्ग साइन। देखिए हमारे बॉडी में कैल्शियम लेवल कम होता है तो क्या होता है, हड्डी में दर्द शुरू हो जाता है, ठीक है, मसल्स क्रैम्पिंग शुरू हो जाता है, वीकनेस भी देखा जा सकता है। तो कैल्शियम कम होने पर यह जो है ट्रूसो साइन जो है, ट्रूजो साइन देखने को मिलता है, ठीक है। छठा क्वेश्चन है, SIADH, पहले तो इसका फुल फॉर्म पूछा जा सकता है। तो SIADH का फुल फॉर्म होता है सिंड्रोम ऑफ इनएप्रोप्रिएट एंटी डायरेटिक हार्मोन, यानी यह एंटी डायरेटिक हार्मोन का एक ऐसा सिंड्रोम होता है जिसमें अगर व्यक्ति को इलेक्ट्रोलाइट एबनॉर्मलिटी के बारे में अगर पूछे कि कौन सा इलेक्ट्रोलाइट असमान होगा तो आप जो है क्या बताएंगे। तो होता यह है, इसमें होता यह है कि सोडियम कम जाता है और बॉडी में पोटेशियम जो है बढ़ जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। SIADH में हाइपोनेट्रीमिया हो जाता है, ठीक है, याद रखिए।
आगे है 7वां क्वेश्चन है, लेफ्ट साइड का हार्ट फेलवर हो जाए, लेफ्ट साइड यानी हार्ट के लेफ्ट साइड अगर फेल हो जाए तो मुख्य रूप से कौन सा लक्षण होगा? पेरिफेरल एडिमा, डिस्पेनिया, एसाइटिस, स्प्लेनोमेगली। तो जब लेफ़्ट साइड का हार्ट फेल कर जाता है तो मरीज में डिस्पेनिया यानी सांस लेने में दिक्कत आने लगती है। ठीक है, चलिए 8वां क्वेश्चन है, हिपेरिन का एंटीडोट क्या होता है? यानी अगर हिपेरिन का एंटीडोज ओवरडोज हो जाए तो उससे टॉक्सिसिटी हो जाएगी, तो उसको रोकने के लिए एंटीडोट होता है हर एक दवाई का। तो हिपेरिन का एंटीडोट क्या होगा? विटामिन के, प्रोटामिन सल्फेट, नेलॉक्सेन और एट्रोपिन। ठीक है, तो हिपेरिन का एंटीडोट प्रोटामिन सल्फेट होता है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 9वां क्वेश्चन है, वारफेरिन थेरेपी को मॉनिटर करने के लिए मुख्यतः क्या किया जाता है? देखिए, तो वारफेरिन थेरेपी होता है, किसी मरीज में चलता है खून पतला करने के लिए, तो इसमें मॉनिटर करने वाला जो मुख्यतः होता है वह होता है आपका पीटीटी, आईएनआर, ब्लीडिंग टाइम, प्लेटलेट काउंट। तो इसमें मेन रूप से आईएनआर होता है जो स्टैंडर्ड होता है, जो बताता है कि ब्लड कितना देर में क्लॉट हो रहा है। ठीक है, 10वां नेक्स्ट क्वेश्चन है माय डियर, यहाँ पे ब्लड ट्रांसफ्यूजन के दौरान पेशेंट को अचानक फीवर आ जाए, बुखार आ जाए, ठंडापन हो और बॉडी पेन होने लगे तो सबसे पहला नर्सिंग एक्शन क्या होगा, क्या होना चाहिए? तो जैसे ही मरीज में ब्लड ट्रांसफ्यूजन किए और मरीज में फीवर हो जाए, ठंडा हो जाए बॉडी और बैक पेन होने लगे, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? ट्रांसफ्यूजन की रेट बढ़ा देंगे, ट्रांसफ्यूजन तुरंत रोकेंगे, पेशेंट को ओवर फ्लूइड देना और दूसरी यूनिट शुरू करना। तो सबसे पहले हम ये सारा काम बंद करके तुरंत हम ट्रांसफ्यूजन को क्या करेंगे? बंद करेंगे। ट्रांसफ्यूजन बंद करके डॉक्टर को सूचित करेंगे कि ऐसा ऐसा कॉम्प्लिकेशन दिख रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है 11 नंबर क्वेश्चन है, सीओपीडी पेशेंट में ऑक्सीजन थेरेपी अगर आप देते हैं तो उस समय महत्वपूर्ण नर्सिंग कंसीडरेशन क्या होना चाहिए? किस चीज़ों पर नर्सिंग का जो है कंसीडरेशन होना चाहिए ऑक्सीजन थेरेपी देने में, खासकर सीओपीडी में? ठीक है, तो हमेशा 100% ऑक्सीजन दे, कंट्रोलेड ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन, ऑक्सीजन बिल्कुल ना दे, केवल रात में ऑक्सीजन दे। तो सबसे पहली बात है, सीओपीडी के मरीज है, श्वसन में दिक्कत होगा ही होगा, तो जब दिक्कत होगा, जितना दिक्कत होगा देना पड़ेगा। तो ये दोनों ऑप्शन तो सबसे पहले गलत। ठीक है, उसके बाद हमेशा 100% ऑक्सीजन देंगे ये भी ज़रूरी नहीं है, डिमांड के अनुसार देंगे। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से सबसे अच्छा और सबसे सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो है बी। जो भी होगा हम है 12 नंबर क्वेश्चन है कि एडिशंस डिजीज में कौन सा इलेक्ट्रोलाइट पैटर्न अपेक्षित है? यानी जो एडिशंस रोग होता है, जो आपका एड्रिनल ग्लैंड है उसमें कॉर्टिकोसोल जो होता है उसमें एबनॉर्मेलिटी होता है। ठीक है, तो उस कंडीशन में एडिशंस रोग में इलेक्ट्रोलाइट का जो पैटर्न बनता है वह कैसा अनुमानित होता है? तो जब एडिशन रोग होता है तो इलेक्ट्रोलाइट में होता यह है कि सोडियम कमता है और पोटेशियम बढ़ता है। ठीक है, सोडियम कमता है, पोटेशियम बढ़ता है, तो ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आगे है क्वेश्चन, कहता है डायबिटिक केटाएसिडोसिस में, डीके में, ठीक है ना, डीएके में डायबिटिक केटाएसिडोसिस में कुसमोल रिस्पायरेशन क्यों होता है? ठीक है, कुसमोल रिस्पायरेशन क्या होता है? गहरा और तेज श्वसन दर। ठीक है, तो डायबिटिक केटाएसिडोसिस में कुसमोल रिस्पायरेशन क्यों होता है? हाइपोग्लाइसेमिया के कारण, मेटाबॉलिक एसिडोसिस के कंपनसेशन के लिए, पल्मोनरी एडिमा के लिए, हाइपरक्लेसेमिया के लिए। ठीक है, तो माय डियर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मेटाबॉलिक एसिडोसिस के कंपेंसेशन के लिए आपको कुसमोल रिस्पायरेशन होता है। ठीक है, आगे है 14 नंबर क्वेश्चन है, एक्यूट एमआई के बाद सबसे महत्वपूर्ण कार्डियक बायोमेकर क्या है? यानी अचानक से अगर हार्ट अटैक आता है तो इसके बाद जो कार्डियक बायोमेकर होता है वो कौन सा होता है? एमाइलेज, ट्रोपोनिन, बिलुब्रिन, एल्बुमिन। कार्डियक बायोमार्कर का मतलब होता है कि जो हृदय से जुड़ी हुई जैविक चिन्ह बताए, जो मायोकार्डियल में आपको बता सके कि मायोकार्डियल एक्यूट
MI हार्ट अटैक है, यह कौन बताएगा, कौन सा मार्कर? तो इसमें से राइट आंसर ट्रोपोनिन होता है। ठीक है, जो ट्रोप्टी टेस्ट करते हैं, ट्रोप्टी तो T4 होता है ट्रोपोनिन। ठीक है, यही आपको एक प्रकार से एंजाइम है जो बताता है MI को, हार्ट अटैक को। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है 15 नंबर है, यदि पेशेंट में अचानक यूनिलेटरल वीकनेस यानी एक तरफ का कमजोरी, फेशियल ड्रॉपिंग, ठीक है, और बोलने में कठिनाई दिखाई दे तो नर्स को प्रायोरिटी क्या होगी? ठीक है, देखिए जब मरीज में अचानक से एक साइड वीकनेस, फेस में ड्रॉपिंग होने लगे, सूजन वगैरह और स्पीच बोलने में कठिनाई हो तो नर्स की प्रथम प्रायोरिटी यही होती है पेशेंट को सुलाना, तुरंत स्ट्रोक असेसमेंट, अर्जेंट मेडिकल रिस्पांस, ओरल मेडिकेशन, पेशेंट को खाना देना। ठीक है, तो इससे पहले वाले वीडियो में हमने बताया था कि एक साइड का कमजोरी, फेशियल ड्रॉपिंग और बोलने में कठिनाई, यह तीनों होता है ब्रेन को ब्लड सप्लाई कम होने से, और ब्रेन को ब्लड सप्लाई कम होता है तो ऑक्सीजन कम मिलता है, जिससे ब्रेन का जो टिश्यू होता है डेड होने लगता है और फिर ये सब सिम्टम्स देखने को मिलता है। तो ये होता है स्ट्रोक में। तो ऐसे कंडीशन में तुरंत स्ट्रोक का आकलन करना चाहिए और अर्जेंट मेडिकल के लिए बुलाना चाहिए टीम को। ठीक है।